अकोला जिले में मंगलवार से स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल खुल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद स्कूल, कॉलेज में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। अकोला जिले में इससे पहले 24 जनवरी को महानगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह स्कूल शुरू करने का प्रशासन ने आदेश दिया था, जिसके बाद आदेशानुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो गए थे। लेकिन अकोला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में देखते हुए 1 फरवरी से जिले के कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य कॉलेज, स्कूल में नियमित कक्षाएं और चरणबद्ध छात्रावास शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मनपा क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या कम हो रही है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने के कारण शहर के स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की सहमति होना जरूरी है। राज्य में भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर बार बार हमला किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठौड़ ने चंद्रशेखर बावनकुले पर जमकर प्रहार किया है। चंद्रशेखर बावनकुळेंनी काय स्टेटमेंट केलं, मागणी केली की सोनियाजींकडे नाना भाऊ पटोले यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत। कोण बावनकुळे, त्यांना बोलण्याचा काय अधिकार? आमच्या पक्षातला आम्ही बघू, तुम्हाला त्याच्याबद्दल बोलण्याचा काही अधिकार नाही आहे। आणि काय चुकीचं बोललं नाना भाऊ चुकीचं काही बोललेलं नाही। त्यांच्या एखादा शब्द चुकीचा निघून गेला असेल, पण गांधीजींची हत्या ही त्या गोडसेनेच केली। आणि गोडसे कोण होता? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता होता। त्याच्या पाठीमागे कोण कोण होते हे सगळ्या देशाला माहीत आहे, पुन्हा जगाला माहीत आहे। त्यामुळं गांधीजींना हत्या जी आहे ती कोणी केलेली आहे सर्वांना माहीत आहे। ठीक आहे, चुकून एखादा शब्द निघाला असेल नाना भाऊंच्या तोंडातून, आता त्या दिवशी मोदींच्या तोंडातून शब्द निघाला, बेटी बचाव बेटी काय ते पटाव, असा शब्दानुशब्द असतो तो। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में तुअर की आवक बढ़ गई है। अकोला के बाजार में तुअर को 6,500 रुपए से अधिक का भाव मिल रहा है, जिससे बाजार में तुअर की आवक भी बढ़ गई है। इस साल बाजार में तेजी पर किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं। शुरुआत में सोयाबीन की रिकॉर्ड कीमत रही, उसके बाद सफेद सोना कहे जाने वाले कपास को भी बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे जिले के किसान खुश है। अब खरीफ सीजन की आखिरी फसल तुअर की कीमतें भी अच्छी है। कीमतें बेहतर मिलने से किसान बेचने के लिए इच्छुक है। वैसे अभी तुअर की शुरुआत बिक्री ही हो रही है। आने वाले समय में पूरा उत्पादन तैयार होने पर आवक और भी बढ़ेगी। सरकारी खरीदी केंद्र में ऑनलाइन पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खुले बाजार में बेहतर दाम मिलने से किसान ऑनलाइन पंजीकरण करने के बजाय बाजार में सीधे व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं। खुले बाजार में 6,000 रुपए की औसत कीमत मिलने से किसान समय पर अपनी फसल बेच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तुअर की कीमत और भी बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को गति देने के दृष्टिकोण से अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने शहर के कोचिंग क्लासेस संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन पर दिशा निर्देश दिया गया। अकोला जिला पश्चिम विदर्भ में शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। वाशिम, बुल्ढाना और आसपास से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए अकोला आते हैं। छात्रों की संख्या को देखते हुए अकोला में कई कोचिंग क्लास शुरू की गई हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अकोला में कोचिंग क्लासेस पर भी असर पड़ा है। हालांकि अब संक्रमण कम होने से कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू हो रही है। इन कोचिंग कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों का 100% टीकाकरण के उद्देश्य से कोचिंग कक्षाओं में टीकाकरण केंद्र उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने कोचिंग क्लास संचालकों के साथ बैठक कर टीकाकरण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कोचिंग क्लासेस का 100% टीकाकरण नहीं हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लसीकरणाकरता वयोगट 15 ते 18 या दरम्यानच्या वयोगटातील लसीकरणाचे काम गतीनं करण्याच्या दृष्टिकोनातून माननीय जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांची बैठक घेण्यात आली आणि कोचिंग क्लासेसवर लसीकरण केंद्र देऊन तिथल्या लसीकरण पूर्ण त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे उद्या सर्व स्थानिक मुख्याध्यापकांना एकत्रित करून 9वी 10वीच्या मुलांची सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी लसीकरण करून घेणार आहोत।
आणि उद्या 1 तारखेपासून जे महाविद्यालय आता सुरू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही ज्यांना 2 डोस पूर्ण झालेले आहेत अशांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश द्यावा आणि डोस नसेल झाले तर त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने कराव्या अशा राज्य शासनाच्या गाईडलाईन्स आहेत त्यासुद्धा इश्यू केलेल्या आहेत. म्हणजे या दरम्यानचं जे आमचं 50% काम बाकी राहिलं तर येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न या ठिकाणी आहे. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रभाग सीमा निश्चित करने के लिए नया प्रभाग रचना कार्यक्रम घोषित किया गया है. अकोला जिले में 274 ग्राम पंचायत के प्रभाग के लिए जारी किए गए कार्यक्रम पर अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो 4 मार्च तक शिकायत कर सकते हैं. वार्ड निर्माण कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट वार्ड का गठन किया गया जो 25 फरवरी 2022 को जारी होगा और इस पर अगर कोई आपत्ति है तो उसे 4 मार्च तक दाखिल करने का समय दिया गया है जिस पर 29 मार्च को निर्णय दिया जाएगा और उसके बाद अंतिम वार्ड रचना प्रकाशित की जाएगी. वार्ड निर्माण कार्यक्रम के अनुसार जिले के 274 ग्राम पंचायत वार्डों की सीमाएं दिसंबर 2022 तक है. तेल्हारा तहसील में 23, अकोट तहसील में 44, मूर्तिजापुर तहसील में 51, अकोला तहसील में 54, बालापुर तहसील में 27, बार्शी टाकली तहसील में 47, पातूर तहसील में 28 और इस तरह से जिले में कुल 274 ग्राम पंचायत के प्रभाग रहने वाले हैं. मुंबई में राकपा कार्यालय में अकोला जिले की महिलाओं को जिलेवार और विधानसभा निरीक्षकों, विभिन्न तहसीलवार निरीक्षकों, महानगर निरीक्षकों, वार्ड प्रणाली निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है. इसी के तहत सुनीता सावली को महानगर मध्य भाग का निरीक्षक बनाया गया है. सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी सुनीता सावले महिलाओं के न्याय के अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती हैं. वो नगर समेत देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा काम कर रही हैं. सुनीता सावले को पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अकोला महानगर मध्य जोन निरीक्षक नियुक्त किया गया है. ये नियुक्ति महिला प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मुंबई में पार्टी कार्यालय में की. उन्होंने नियुक्ति का श्रेय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजित पवार, सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, नगर अध्यक्ष विजय देशमुख, महिला जिलाध्यक्ष उज्ज्वला राउत, महिला नगर अध्यक्ष रिजवान शेख, आशा मिर्गे और अन्य को दिया. इस नियुक्ति के कारण सविता मोरे, रेखा तायडे, सरला सिरसार, रमाबाई ओहीकर आदि ने उनका स्वागत किया. आमचे आदरणीय चंद्रशेखरजी पवार साहेब आणि रुपालीताई चाकणकर प्रदेश अध्यक्ष आमच्या रुपालीताई चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला आज निरीक्षकाचं पद मिळालं. अकोला निरीक्षक पद मला मिळालं. आम्ही खूप आभारी आहे त्यांचे. आशाताई मिरगे आमच्या अकोल्याच्या, त्यांचं पण खूप मला सहकार्य मिळालं. आमच्या उज्ज्वलाताई राऊत जिल्हा उपजिल्हा अध्यक्ष यांचं पण मला खूप सहकार्य मिळालं. आणि आमचे आदरणीय संग्राम भाऊ गावंडे भैया यांचं पण मला खूप सहकार्य मिळालं. शहराचं निरीक्षक पद मिळण्याबाबत त्यांचं खूप सहकार्य मिळालं. आणि इजूभाऊ देशमुख यांचं पण मला खूप सहकार्य मिळालं. शहराचं निरीक्षक पद त्यांच्याच्यानंच मला मिळालं. आणि आशाताई मिरगे आमच्या, त्यांचं पण मला खूप अभिनंदन करावं वाटतं की मला त्यांनी माझं नाव सुचवलं. आणि रुपालीताई चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मला हे शहराचं पद निरीक्षक म्हणून ठरण्यात आलं. मी खूप त्यांचे आभारी आहे. आणि माझ्या कुर्शीनगर प्रभाग 13 मधून माझ्या महिलांचं पण खूप मला सहकार्य मिळालं. त्यांच्यामुळेच मला हे पद मिळालं. मी खूप त्यांचे पण आभार मानते. आणि माझं पुढच्या हे पद मला दिलं त्यांचं मी खूप अभिमानानं सहकार्य करणार. आणि मला त्यांचं मदत पण हवी. आणि मी जेवढं माझ्याच्यानं होईल तेवढं मी सहकार्य करणार. एवढं बोलून मी खूप. शेगांव तहसील के कुछ गांव के किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए महावितरण के ग्रामीण कार्यालय पर हमला किया. इस समय कार्यालय में कोई अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण किसानों ने कार्यालय में ताला लगाने का प्रयास किया. बुल्ढाना जिले में किसानों को खेती के लिए रोक कर बिजली दी जाती है, लेकिन लाइन लग जाने के बाद भी वोल्टेज नहीं आता, या फिर बिजली वितरण कार्यालय से संपर्क करने पर वहां कोई फ़ोन नहीं उठाता. इससे किसानों की खेती प्रभावित हो रही है. इसी तरह रविवार को बिजली वितरण कार्यालय के कर्मचारियों ने शेगांव तहसील के ज्वाला वरखेड़ और ज्वाला पलासखेड़ के खेतों से डीपी से बिजली कनेक्शन काट दिया. सोमवार को नाराज किसानों ने बिजली वितरण कार्यालय पहुंचकर
बिजली गुल होने पर अपना रोष व्यक्त किया, जबकि डीपी पर कनेक्शन के कई लोगों ने अपने बिजली बिल का भुगतान कर दिया था। हालांकि दिन के काम के दौरान कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, इसलिए किसानों ने एक स्टैंड लिया था। इसी बीच बिजली वितरण कंपनी के एक सुरक्षा गार्ड ने किसानों को कार्यालय छोड़ने के लिए कहा, तो गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथापाई की। इस बीच पुलिस ने बीच बचाव कर आगे की घटना को टाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर संभाग में विद्युत वितरण कंपनी के प्रभारी अभियंता ने किसानों से परामर्श कर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए। मी अशोक सारंगणे हिंगणे वरखेड, माझ्या भावाच्या नावानं रामदास सारंगणे हिंगणे यांच्या नावावर कनेक्शन घेतलेलं आहे, परंतु आमच्या कनेक्शनपर्यंत व्होल्टेज येतच नाही। नेहमीकरता मोटर बंद असते। वारंवार यांच्याकडे तक्रार देऊनही म्हणतात की बा चालू होत नाही, कमी कनेक्शन आहेत, तर ते लांब वायर असल्यामुळे समजा आम्हाला व्होल्टेज काही मिळू शकत नाही। याच्यावर तर बा आमचे मोटर व्होल्टेज पूर्ण यावा मा किंवा नवीन डीपी द्यावी। शिंगणे शेतकरी बोलतो। आमचा लाईनचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, व्होल्टेज भेटत नाही। वायरमॅनांना फोन केले तर ते येत नाही, ते म्हणतात तुम्हीच करा, परमिट देत नाहीत। खूप प्रॉब्लेममध्ये आहे साहेब आम्ही। आणि आता लाईनचे टायमिंगचे वेगळे, रात्री 12ला लाईन येते, पहाटे निघून जाते। पाणी द्यायचं तर कधी द्यायचं, त्यात आता लाईनही कट केलेली आहे। ती आमच्या शेतात वाघाची भीती आहे। रात्री आम्हाला बायकोची कुंकू पुसून आम्हाला शेतात जावं लागून राहिलं पाणी द्यायला। 7 किलोमीटरवर डीपी, तिथून आम्हाला लाईन आहे। काय कसं शेतकऱ्यांना काय करायचं, काही करायला बसलो की आणि ती बिलायचं आणतात। मी वरखेड बुजुर्ग येथील वासुदेव आत्माराम हिंगणे बोलतो आहे। माझ्या डीपीवर 4 कनेक्शन आहेत। जगदेव नंदू शिरसाट, रामकृष्ण झिंगराजी इंगळे, दिवाकर पुरुषोत्तम हिंगणे आमचे पूर्ण क्लिअर आहेत। आमची लाईन तरी कट करण्यात आली। आता आमच्या कांद्याला जर पाणी भेटते तर हा साहेब ज्यानं कट केली हा घागरनं आणून त्याला टाकीन का पाणी, बस एवढंच म्हणणं आहे, दुसरं काही नाही। एमएससीबीनं कास्तकारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोरोना काळात जे थकीत बिलं होते त्या बिलापोटी थकीत बिलापोटी त्यांच्या लाईन कास्तकारांना कोणती पूर्वसूचना देता कट केलेली आहे। कास्तकार हा एक इमानदार नागरिक आहे। त्यांनी आतापर्यंत शासनाचे कोणतेच पैसे कर्ज असो काय कोणते डुबवलेले नाहीत, तरीसुद्धा त्यांच्याकडे कोणती सहानुभूती न दाखवता एमएससीबीनं त्यांचे काल पूर्वसूचना न देता आज कास्तकारावर अवकाळी संकट पडलेलं आहे। तरीसुद्धा कास्तकार त्यांच्याकडे जे विद्युत बिल थकबाकी आहे ते भरण्यास तयार आहेत। आज आम्ही इथं एमएससीबीमध्ये सर्व वरखेड बुजुर्ग, जवळा, टाकली, नागझरी इथले सर्व 70 ते 80 कास्तकार इथं आलेले आहेत, पण इथं कोणताही एमएससीबीचा अधिकारी इथं त्या कास्तकारांना भेटण्यासाठी हजर नाही। आम्ही संबंधित अभियंत्याला फोनवर बोललो, ते बुलढाण्याला गेलेले आहेत। त्यांना विनंती केली बा सर्व कास्तकार लोक 2-2 हजार रुपये बिल भरण्यास तयार आहेत, त्यांच्या लाईन्या पूर्वत कराव्या। काही कास्तकारांचे पूर्ण बिल भरलेले आहेत, थकबाकी नसताना सुद्धा त्यांचेसुद्धा कनेक्शन यांनी काल डायरेक्ट इथं कट केलेले आहेत। खामगांव में महिला किशोरियों को सैनिटरी पैड बांटे गए। राकपा युवती कांग्रेस के माध्यम से ये पहल की गई है। साथ ही पहल के जरिए आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता भी की गई। महिला द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार में मुख्य रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुमकुम बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाते हैं। इस मौके पर महिलाएं एक दूसरे को तरह तरह के अनाज और फल दे रही हैं। इस दौरान कई महिलाएं सामाजिक काम भी करती हैं। महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य संदेश फैलाने के लिए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा इसी तरह की एक पहल शुरू की गई है। खामगांव तहसील के जयरामगढ़ के आदिवासी बहुल गांव में जाकर जागरूकता पैदा की गई और गांव की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म और सैनिटरी पैड के दौरान बरती जाने वाली देखभाल के बारे में मार्गदर्शन किया गया। साथ ही इन महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी पैड दिए गए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी अवैध वनों की कटाई जोरों से शुरू रहती है। लेकिन दूसरी तरफ मलकापुर के लखानी परिवार ने अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटने के बजाय इन पेड़ों को दोबारा लगाकर समुदाय को अच्छे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए पूरी खबर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में पेशे से व्यापारी मनीष लखानी के स्थान पर 3 पीढ़ियों से एक पेड़ था। अब उन्हें इस पेड़ से अपना व्यवसाय बढ़ाने की समस्या थी।
कई लोगों ने उसे पेड़ काटने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने उस पेड़ की रक्षा करने का फैसला किया। इसके जरिए उन्होंने गूगल पर सर्च कैंपेन शुरू किया। उन्हें पता चला कि इस पेड़ को दूसरी जगह लगाकर जिंदा रखा जा सकता है। उन्होंने नागपुर से एक टीम को बुलाया और सुरक्षित रूप से दूसरी जगह पेड़ लगा दिया। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3-4 महीने में पेड़ खिलता रहेगा। आज मलकापूरमध्ये श्री लखानी साहेबांकडे आम्ही ट्री ट्रान्सलोकेशनचा प्रोसेस कंप्लीट केलेला आहे। ते जवळपास 70-80 वर्ष जुनं एक निंबोणीचं झाड होतं ज्याच्यासोबत सगळ्यांचे फार इमोशन्स अटॅच होते। तर त्याला न कापण्याचा हा निर्णय घेऊन आम्ही त्याला पुनर्जीवित करून नवीन जागेवर असं स्थानांतरित केलेलं आहे। आता याचे रिझल्ट साधारणतः आपल्याला पावसाळ्यानंतर दिसतील। याला नवीन फांद्या अशा फुटू लागतील आणि हे परत बहरेल असं 3 ते 4 वर्षात परत जुन्यासारखं हे भरून जाईल आपल्याला। याची पद्धत कशी असते पण एकदा? हे ट्रान्सलोकेशन ही प्रोसेस असं की एक जवळपास 40 ते 35% त्याचा ओरिजिनल रूट बॉल रिट्राईव्ह करतो। इथे थोडा आम्ही कमी रिट्राईव्ह करू शकलो, जवळपास 15 ते 20% आम्ही रिट्राईव्ह केला रूट बॉल आणि परत त्याला जसं तसं दुसऱ्या खड्ड्यात नेऊन ठेवलं आणि त्याला त्याच कंडिशन दिल्या ज्या कंडिशनमध्ये तो परत पुनर्जीवित हुई। तो एक और जहां बड़े पैमाने पर अवैध कटाई से पर्यावरण का रक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लखानी परिवार की ये पहल खास संदेश पर्यावरण को बचाने के लिए अहम है। मेलघाट में तापी नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ब्रास की रेत की तस्करी की जा रही है। हालांकि स्थानीय राजस्व विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है और देखा जा रहा है कि बालू की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। मेलघाट में 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा रेत की नीलामी में एक भी नदी को शामिल नहीं किया गया है। पर्यावरण प्रतिबंध जंगल से बहने वाली किसी भी नदी से रेत निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। हालांकि यहां से होकर बहने वाली तापी नदी से रेत के टीलों को इस घाट के कुछ हिस्सों को नीलाम करके खुदाई करने की अनुमति है। राजस्व विभाग ने अब तक बालू के टीलों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बजाय कुछ तस्करों ने तापी नदी को निशाना बनाकर यहां से बड़ी मात्रा में रेत उत्खनन शुरू कर दिया है। तापी घाट को निशाना बनाकर यहां से बड़ी मात्रा में रेत की तस्करी की जा रही है। कुछ मजदूरों को तस्करों से फुसलाकर दिन दहाड़े घाटों के पास बालू जमा किया जाता है और फिर जब मौका मिलता है तो रात में ट्रैक्टर की मदद से यहां से रेत की खुदाई कर हजारों रुपए में दूसरी जगहों पर बेची जाती हैं। मेलघाट में तापी नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ब्रॉन्ज की रेत की तस्करी की जा रही है, लेकिन आज तक स्थानीय राजस्व विभाग ने तस्करों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तस्करों ने नदियों पर अतिक्रमण कर लिया है। पर्यावरणविद इस पर नजर रख रहे हैं कि चल रही तस्करी पर स्थानीय राजस्व विभाग क्या कार्रवाई करेगा।